स्क्रीन भी विजिबल है? यस ओके। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। सो लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा था, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, और मैंने आपको साइमल्टेनियसली जो है वो रेजिस्टिविटी के बारे में भी बताया था। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं जी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बता सकते हैं? ओहम मीटर। ओहम मीटर, ओहम मीटर या ओहम सेंटीमीटर, है ना? वो डिपेंड करता है कि जो लेंथ है वो किस में दी गई है, मतलब जो लेंथ और एरिया की जो डायमेंशंस होंगी वही डायमेंशंस कहीं ना कहीं इसकी भी होंगी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट जो है, दैट इज कंडक्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस। और जो कंडक्टेंस होती है इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? तो रेजिस्टेंस क्या बताया था कल मैंने आपको? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। यस सर। ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होगी? कितनी आसानी से करंट फ्लो कर रहा है ना? वी कैन से दैट the ease with which the ease with which current flows through a conductor, current flows through a conductor। अब दूसरा इसको क्या बोल सकता हूं? इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो कंडक्टेंस को मैं कैपिटल जी से लिखता हूं, तो जी विल बी इक्वल टू 1/r, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। अब आपको आर की वैल्यू पता है, कल क्या ही थी आर की वैल्यू? आर विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है। और 1/r क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा आपके पास G विल बी इक्वल टू 1/रो L/A। ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू A रो बाय L। अब इसको कैसे लिख सकता हूं? G विल बी इक्वल टू 1/रो इंटू इंटू A बाय L। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको लिख सकता हूं। प्लीज माइक ऑफ कर दें, किसी का माइक ऑन है ना? तो G विल बी इक्वल टू 1/रो इंटू A बाय L। अब ये जो 1/रो आया इसको मैं बोलता हूं कंडक्टिविटी, रो को बोलता था रेजिस्टिविटी। इसी तरीके से इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, उसी तरीके से इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज G विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू, अब देखो यहां पर अगर मैं इसको इसका भी रेसिप्रोकल कर देता हूं तो एक टर्म आती है यहां पर मेरे पास, दैट इज लेंथ बाय एरिया, जिसको मैं सेल कांस्टेंट बोलता हूं। ठीक है। जिसको मैं क्या बोलता हूं? सेल कांस्टेंट बोलता हूं। ठीक है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा 1/A/L। अब यहां पर L ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा G विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन इंटू लेंथ बाय एरिया, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? सेल कांस्टेंट बोल सकता हूं। तो यहां से रिलेशन क्या बन जाएगा? यहां से रिलेशन बन जाएगा G विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1/सेल कांस्टेंट, क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल किया है। ठीक है। तो आपको यहां पर कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं मैं वो एक बार आपको फिर से बता देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, R विल बी इक्वल टू रो L/A। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रो विल बी इक्वल टू RA/L। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो आपको कंडक्टेंस का पता होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू G विल बी इक्वल टू
अब देखो, जो ये मैंने आपको बताया ना कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल था? रो का। रो का, है ना? तो उसको कापा से लिखता हूं, ये सिंबल लिखता हूं 1/रो। ठीक है। और मतलब 1/रो क्या है यहाँ पर? रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो एक रिलेशन मेरे पास ये आ जाएगा, कापा मैंने 1/रो की जगह लिखा है ना, इंटू A/L। ये जिसको और क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं और लिख सकता हूं, G विल बी इक्वल टू, अब ये मेरे पास क्या आई? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आई इंटू 1/सेल कांस्टेंट, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तीन के तीन फॉर्मूले। ठीक है। अब यहां पर एक और टर्म आती है, दैट इज, अगर मेरे से पूछे कि कापा किसके बराबर होगा, व्हाट इज कापा? कापा इज योर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इट इज 1/रो। अब यहां पर आप रो की वैल्यू पुट करके देख सकते हो। रो की वैल्यू क्या थी आपके पास? RA/L, तो इट विल बी इक्वल टू 1/RA/L। अब ये L ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? कापा विल बी इक्वल टू 1/R इंटू L/A। और 1/R को आपने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले? जी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस ना। और L/A क्या होता है? सेल कांस्टेंट, जिसको G स्टार से लिखता हूं। तो एक रिलेशन ही आता है यहाँ पे, कापा विल बी इक्वल टू G इंटू G स्टार। तो ये रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसके यूनिट भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के यूनिट आपको पता है, ओहम होते हैं। और आपको रेजिस्टिविटी के यूनिट भी मैंने बता दिए थे, ओहम मीटर होते हैं। अब आप मेरे को दो चीजों की यूनिट बताओगे आज। एक बताओगे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, क्या आएंगे कंडक्टेंस के यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? बहुत आसान है जी, कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या लिखे थे आपने? ओहम। तो इसके क्या यूनिट आ जाएंगे? ओहम इनवर्स। आएंगे कि नहीं आएंगे? अब कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार इसके यूनिट ओहम इनवर्स के साथ साइमन्स भी लिखे होते हैं। तो असल में ओहम इनवर्स को ही साइमन बोलता हूं, तो इससे नहीं घबराना। अगर साइमन भी कंडक्टेंस के यूनिट दिए होंगे तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है वो ओहम इनवर्स की फॉर्म में ही दे। ठीक है। अब एक और चीज बचती है, दैट इज कापा, दैट इज कंडक्टिविटी। उसके यूनिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलता हूं। बताओ जी, शाबाश, क्या यूनिट आने वाले हैं? देखो, कापा विल बी इक्वल टू 1/रो। रो के क्या यूनिट थे? आपने बताए थे कल, आज भी पूछे थे मैंने स्टार्टिंग में। ओहम। ओहम मीटर बताए थे। अब जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों इनवर्स में चले जाएंगे, तो यूनिट आ गए इसके ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो, ये ओहम ऐसे भी लिखा जाता है OHM की फॉर्म में, और इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अलग अलग है, ये सेम है। क्या आपको इन चार चीजों की यूनिट पता लगे? क्योंकि पहले भी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन यहां से आया है। यहां तक क्लियर है जी सभी को? फिर मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। ओके, एक न्यूमेरिकल करते हैं जी। क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell the resistance of conductivity cell containing the resistance of conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution is 1500 ohm। ठीक है। what is its cell constant?
what is its cell constant if conductivity is 0.146 into 10 to the power -3. सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्या पूछा है आपसे? आपसे सेल कांस्टेंट पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जी, कौन सा? काप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी, उससे सॉल्व करो इसको। So resistance is given, conductivity G is given. $0.219 centimeter. कितना आंसर आया जी? आंसर बता रहा था कोई, ठीक आंसर बता रहा था। 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। बिल्कुल सही आंसर है जी, है ना। तो जी स्टार यहाँ पर कितना आएगा? 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। सही है आंसर। अब ये कैसे किया इन्होंने? देखो, आपको रिलेशन पता था, कापा विल बी इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो आपसे असल में जी स्टार पूछा था, है ना। तो यहाँ पर नया रिलेशन क्या बनेगा? जी को आप क्या लिख सकते हो? 1/r लिख सकते हो। ठीक है, जी को 1/r लिख सकते हो ना। तो यहां से रिलेशन बन जाएगा आपके पास। आपको असल में क्वेश्चन में क्या गिवन था? आपको क्वेश्चन में एक तो रेजिस्टेंस गिवन था और दूसरा कंडक्टिविटी गिवन थी। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन क्या आएगा? सेल कांस्टेंट जी स्टार विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी पापा इनटू रेजिस्टेंस आर। मल्टीप्लाई करना था जस्ट इनको। ठीक है, तो ये आपको कंडक्टिविटी कितनी दी थी क्वेश्चन में? 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1500। ठीक है जी, तो 1500 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो देखो आप यहां पर एक जीरो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 0.146 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 15। ठीक है, और इसको भी खत्म करने के लिए मैं इसको 1.5 लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा 0.146 इंटू 1.5। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.21 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? जी सर, क्लियर है। ओके, एक क्वेश्चन आप ऐसा और करें। देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं गिवन क्या है, जिसमें आपको रेजिस्टेंस गिवन है आर। कितना गिवन है? 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ओहम। रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू। लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रो।
दैट इज रेजिस्टिविटी आपने मुझे बतानी है, बताओ कितनी आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है। कितना आंसर आएगा जी? 0.625 into 10 raised to power 2. उसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 to the power 2 is 100। मतलब बिना 10 की पावर के आंसर बताओ। Okay. So 62.5. बिल्कुल सही आंसर है, यूनिट भी साथ में, 62.5 ओहम सेंटीमीटर इज दैट राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, 62.5 ओहम सेंटीमीटर। सबका आ गया इतना आंसर? Yes, sir. तो ज्यादा से ज्यादा आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे टिपिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने वो सॉल्व भी तो करने हैं। तो आप एटलीस्ट इस फॉर्मूला को तो कम से कम याद रखें, R विल बी इक्वल टू रो L बाय A। अगर आपको एक फॉर्मूला भी याद होगा तो इससे सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, अगर रेजिस्टेंस पूछा हो, रेजिस्टिविटी दी हो, लेंथ दी हो, एरिया दिया हो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास हो जाता है रो विल बी इक्वल टू RA बाय L, जो आपने अभी लगाया, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको और बताया मैंने, कापा विल बी इक्वल टू G इंटू जी स्टार, जिसको और कैसे लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय R इंटू L बाय A। तो ये फॉर्मूले आपने जस्ट याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन हो जाएंगे आप। और साथ में रेजिस्टेंस के यूनिट, रेजिस्टिविटी के यूनिट, कंडक्टेंस के यूनिट, कंडक्टिविटी के यूनिट, ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको एक ट्रिक से बताता हूं, है ना। अब आपने ये देखा होगा कि एक चीज होती है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? या आप बोलते हो कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका क्या मतलब होता है? इसकी सिंपल कितनी सी बात एबिलिटी ये है? है, जिसकी ई नॉट वैल्यू, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जितनी ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू जितनी हाई होगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और पॉजिटिव वैल्यू उतनी हाई उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ये मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता हूं पूरी। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं, ये आपको इसी उसमें याद करनी पड़ेगी, सीरीज में याद करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है पोटाशियम, उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है स्ट्रोंशियम, फिर आता है
कैल्शियम, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आता है आपके पास जिंक, जिंक के बाद आता है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद आता है कैडमियम, फिर आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आता है निकल, फिर आता है टिन, फिर आता है लेड। ठीक है, तो ये मैंने जितनी भी मेटल्स आपके सामने लिखी, इन सभी का जो वैल्यू होती है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो क्या क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, हाइड्रोजन को मैं इसमें रेफरेंस लेता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी होती है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, 0। कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए, सेंटर में मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब ये सारे जो हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ को लाई कर रहे हैं, मतलब मान लिया यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा टिन, सॉरी लेड, फिर टिन, फिर निकल, फिर कोबाल्ट, फिर कैडमियम, फिर आयरन, फिर क्रोमियम, फिर जिंक, फिर मैंगनीज, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटाशियम और लिथियम। लिथियम सबसे टॉप पे आ रहा है, समझे आप इस बात को। मतलब कि ये सारे जो भी मेटल्स मैंने हाइड्रोजन की लेफ्ट साइड को लिखी हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस यस और नो? वैल्यू नेगेटिव होगी इनकी ना। इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। देखो हम सबकी वैल्यू याद नहीं कर सकते, हमसे वैल्यू डायरेक्टली नहीं पूछेगा वो, बट आपको इनको ट्रेंड में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एजेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इनमें से ऑप्शंस दे दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? आंसर इज लिथियम। लिथियम जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। कितनी होती है, दैट इज -3.05। ये वैल्यू आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट मैंने आपको बता दिया कि इसकी सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, फिर पोटाशियम किससे कम होगी, दैट इज -2.93, है ना। फिर उस तरीके से ये कम होती जाएंगी, और हाइड्रोजन की फिर 0 हो जाएगी। अब जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करेंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो पॉजिटिव वाले कौन कौन है वो भी यहां पर लिख देता हूं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन के एग्जैक्ट नीचे, दैट इज कॉपर, फिर आयोडीन, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, फिर ब्रोमीन, फिर प्लेटिनम, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर गोल्ड, और फिर फ्लोरीन। अब यहां पर जो फ्लोरीन है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है। कितनी पॉजिटिव होती है, 2.87 वोल्ट। तो इसलिए जो फ्लोरीन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सभी में। मैंने आपको एक बात बताई ना कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, और वो वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं यहां से एक कंक्लूजन विड्रॉ करूं तो वो कंक्लूजन ये आएगा कि टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हुआ इसमें, इसमें टॉप टू बॉटम का मतलब हुआ लिथियम से फ्लोरीन, है ना। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर
क्या होगी बताओ, इंक्रीज की डिक्रीज? रिड्यूसिंग डिक्रीजेज। पावर, डिक्रीजिंग, डिक्रीज। देखो लिथियम से जब मैं फ्लोरीन की तरफ जाऊंगा तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी और रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? यस सर। ओके, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो इससे कुछ और कंक्लूजन भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे लाई कर रहे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। ठीक है, टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? बताओ। इंक्रीज। इंक्रीज होगा जी। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि लिथियम में देखो सबसे हाईएस्ट नेगेटिव है -3.05, और फ्लोरीन में सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव है 2.87। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, जबकि रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो गई है। रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर अलग अलग टर्म्स हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब देखो, अगर मैंने यहां पर आपको एक लाइन लिखवाई कि टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। है ना? यस सर। तो आप यहां पर साथ में ही लिख सकते हो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना? तो इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना होगा कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्ट से। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं जिंक का रिएक्शन करवाता हूं कॉपर सल्फेट के साथ, अब जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? विच इज मोर रिएक्टिव? देख के बताओ यहां पर। जिंक। जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर। ऐसा ही है। यस सर, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यस सर। हाँ, अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, यहां पर जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर बाहर हो जाएगी। अब रिएक्शन उल्टा बोलूं करवाने को, कॉपर प्लस ZnSO4, क्या ये रिएक्शन होगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट। ठीक है, so we can say that the metal which lie above in electrochemical series can displace the metal from its salt which lie below in electrochemical series। है ना? क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, द मेटल विच लाई अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, जो मेटल ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। देखो जिंक और कॉपर में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है ना? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। अब अगर उल्टा कर दो, देखो मैंने रिएक्शन यहां पर उल्टा कर दिया, अब कॉपर का रिएक्शन करवा दिया जिंक के साल्ट के साथ, तो अब कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, अब मान लिया कि एक और चीज आपसे पूछता हूं, सिल्वर का रिएक्शन करवाता हूं आयरन के सॉल्ट के साथ FeCl3 के साथ, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? देख के बताओ। नहीं सिल्वर होगा और सर। आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन।
आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा ये रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है जी। क्या आपको ये बात समझ में आई इसकी जो वो है एप्लीकेशन है? यस सर। अब देखो मेटल के केस में क्या था कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई कर रही थी वो नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करवा रही थी। ठीक है, अब नॉन मेटल के केस में ऐसा उल्टा हो जाएगा, है ना। नॉन मेटल के केस में क्या होगा कि जो नीचे वाली मेटल है वो ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं Br2 प्लस Ki, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा या नहीं? इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो जरा, हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो। अब ब्रोमीन नीचे है, आयोडीन ऊपर है, और ब्रोमीन और आयोडीन दोनों क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल, मतलब ब्रोमीन नीचे आई है और आयोडीन ऊपर है। मेटल के केस में क्या बताया था? जो ऊपर रहती जो है मेटल वो। ऊपर लाई कर रही है दैट इज मोर रिएक्टिव, और जो नीचे वाली मेटल होगी सॉल्ट के साथ वो उसको डिस्प्लेस कर देगी। नॉन मेटल के केस में मैंने उल्टा बोल दिया, है ना, कि जो नीचे वाली नॉन मेटल है वो ऊपर वाली नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करवा देगी। तो देखो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड ये नॉन मेटल का सॉल्ट है, तो यहाँ पर ब्रोमीन क्या करेगा, इस आयोडीन को रिप्लेस करवा देगा। क्या बन जाएगा साथ में? I2 प्लस KBr, ऐसा ही होगा। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं ना, इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बट ये रिएक्शन हो जाएगा। अब आपसे बोलूं कि क्या I2 और KCl का रिएक्शन हो सकता है? बहुत सोच समझ के आंसर दो। क्लोरीन। नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या है? आयोडीन है। अगर नीचे होती तो ये रिएक्शन हो जाता, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं दोनों, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अच्छा, अगर F2 का Ki के साथ करूं तो क्या रिएक्शन होगा? F2 का पोटेशियम आयोडाइड के साथ बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्योंकि देखो फ्लोरीन सबसे लास्ट में है, फ्लोरीन से तो सब ऊपर ही आएंगे ये, है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर आपका बन जाएगा KF और I2। अब अगर आपसे एक चीज और पूछता हूं कि क्या Cl2 का रिएक्शन KF के साथ हो जाएगा? क्या Cl2 का रिएक्शन KF के साथ हो जाएगा? Cl प्लस KF क्लोरीन फ्लोरीन सबसे नीचे। नहीं होगा सर। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूं जी। तो एक बार इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से देख लेना, जो भी बातें इसके बारे में बताई हुई याद रखना। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।